नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें यूपी जुडिशरी की, बिल्कुल सही जवाब है कि यूपी जुडिशरी का नोटिफिकेशन अब कभी भी आ सकता है। क्यों कई बच्चों ने मुझसे पूछा मैम यूपी जुडिशरी आ रही है क्या? हाँ जी बेटा आ रही है। तो बस आप तैयार हो जाइए, अपना जीके जीएस का पार्ट पढ़ना स्टार्ट कीजिए क्योंकि कंटिन्यू चलना चाहिए आपके साथ। और साथ ही साथ अपने प्री के जो लॉ के सब्जेक्ट है वो स्टार्ट कीजिए। कोशिश करें कि मेन के जो सब्जेक्ट प्री में नहीं है, स्पेशली लोकल लॉज जो है उनको भी अपने साथ साथ प्रिपेयर कीजिए क्योंकि अभी तैयार करोगे तो फ्यूचर में आपको याद रहेंगे। तो यूपी जुडिशरी के एग्जाम इंडिया के सभी लोग दे सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं वो 35 ईयर्स तक दे सकते हैं। क्या कहा मैंने? जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 35 ईयर्स तक दे सकते हैं और बाकी कैटेगरी वाले 40 ईयर्स तक दे सकते हैं। तो बाहर एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा कि मैम जो राजस्थान के बाहर का है क्या वो राजस्थान में जनरल काउंट होता है? क्या जो यूपी से बाहर का है क्या वो यूपी में जनरल काउंट होता है? हाँ जी बेटा। आर्टिकल 16 क्लोज नंबर 3 पढ़िएगा। वहां पे पार्लियामेंट क्या कर सकती है? स्टेट रिजर्वेशन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। तो जब स्टेट रिजर्वेशन की बात आती है तो उस केस के अंदर क्या होता है? उस केस के अंदर जो बाहर के स्टूडेंट होते हैं राजस्थान के लिए वो जनरल है, या हम किसी भी स्टेट हम अपने स्टेट से अनदर स्टेट में जाते हैं तो हम जनरल कैटेगरी के होते हैं। भले ही हम अपने स्टेट में SC हैं, ST हैं, OBC हैं, लेकिन अदर स्टेट में जब जाएंगे तो हमारी काउंटिंग जनरल में होगी। ठीक है। वैसे मेरी बात कहूँ, सिलेबस सबका इक्वल है, चाहे हम जनरल हैं, चाहे हम SC हैं, चाहे हम ST हैं, चाहे OBC है। जुडिशरी का सिलेबस सबके लिए एक जैसा है और पढ़ने के लिए हम सब भी मनुष्य एक जैसे हैं। हम ये क्यों सोचे? ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटी दी है सरकार ने, हमें 100% उसका यूज़ करना चाहिए और हमें हमारी कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहिए। उसमें कभी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए। लेकिन हम हमारी स्टडी एक नॉर्मल पर्सन की तरह करें। ना मैं जनरल हूँ, ना मैं SC हूँ, ना मैं ST हूँ, ना मैं OBC हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे जज बनना है, ये सोच के प्रिपरेशन करें। फिर अपनी कैटेगरी में नंबर आता तो नुकसान कहाँ है? जो बेनिफिट हमेशा उठाना चाहिए। लेकिन अपने आप को डिम्ड क्यों हम ये सोचते हैं कि यूपी जुडिशरी के लिए मैं जनरल काउंट हो जाऊंगा? अरे क्यों नहीं, इंसान है ना, हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जनरल कैटेगरी से जो जनरल की सीट खाते हैं। इसका तो पढ़ाई तो कर रहे हैं ना, वो कैटेगरी का होने के बावजूद भी जनरल की सीट खाते, इतनी अच्छी मेहनत करते हैं। तो हम सबको ये सोच के मेहनत करनी चाहिए हम सब जगह जनरल ही है। ठीक है, चलते यूपी जुडिशरी में आगे। तो अभी लास्ट जो वीडियो था उसमें था यूपी म्यूनिसिपैलिटी के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू था। आज यूपी लैंड रेवेन्यू की बात करेंगे। ये हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी दोनों मानते हैं। लोअर जुडिशरी में पहले जमींदारी एक्ट हुआ करता था, अब उस जमींदारी एक्ट को हटा दिया और उसके जगह पे यूपी लैंड रेवेन्यू आ गया। तो सबसे पहले आप जल्दी से यूपी लैंड रेवेन्यू का एक्ट खरीदें क्योंकि आपके पास नहीं है। पहले जमींदारी तो ये था नहीं ना। अब चलते हैं इसके पास एक छोटा सा ओवरव्यू। ये लैंड रेवेन्यू की बात जो है ये आती कहाँ से? तो याद करो, CPC सेक्शन नंबर 5 याद आया? CPC सेक्शन नंबर 5 जो है वो रेवेन्यू की बात करता है, रेवेन्यू कोड की। तो ये है सेक्शन 5 CPC। और CPC 1908 कहता है कि देखिए जहां पे लैंड रेवेन्यू कोड बना हुआ है वहां पे लैंड रेवेन्यू कोड अप्लाई होगा और जहां पे लैंड रेवेन्यू कोड नहीं है वहां CPC अप्लाई होगी, क्योंकि ये सिविल नेचर है। क्योंकि ये सिविल नेचर है और जब कोई चीज़ सिविल नेचर की होती है तो उसके लिए सिविल कोड जाना पड़ता है। तो कोर्ट की डेफिनेशन हम बात करें तो वाइट एरिया में कोर्ट की डेफिनेशन क्या होती है? तो कोर्ट में सिविल कोड, क्रिमिनल कोड, रेवेन्यू कोड, अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल 5 चीजें आती है। सिविल कोड CPC पढ़ते हैं, क्रिमिनल कोड CRPC पढ़ते हैं, रेवेन्यू कोड रेवेन्यू कोड में पढ़ते हैं। अब रेवेन्यू कोड में यूपी में लैंड रेवेन्यू कोड है, MP में भी लैंड रेवेन्यू कोड है, राजस्थान में लैंड रेवेन्यू एक्ट है। तो कहीं जगह इसको कोड वर्ड यूज किया, कहीं एक्ट। क्यों? क्योंकि राजस्थान में टेनेंसी एक्ट भी है और रेवेन्यू भी है, तो दोनों दे रखे हैं। सब जहाँ पे टेनेंसी नहीं है वहां इसको कोड बना दिया क्योंकि इसी के अंदर डाल दिया। कोड वह होता है जो सभी सब्जेक्ट पर बात करता है और एक्ट वह होता है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात करता है। तो यहाँ पे इसको कोड वर्ड यूज किया गया है। और CPC सेक्शन 5 इसके साथ पढ़ा जाता है कि सेक्शन 5 कहते हैं कि जहाँ पे आपका लैंड रेवेन्यू बना हुआ है वहाँ मैं तो साइलेंट रहूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, और जहाँ उसकी प्रोविजन नहीं मैं आ जाऊंगा, मैं आपकी मदद कर दूंगा। ठीक है, अब आज चलते हैं इसके बाद। चैप्टर कितने टोटल? 16 है। टोटल सेक्शंस कितने इसके अंदर? 234 है। स्केड्यूल कितने इसके अंदर? 4 है। इसका एक्सेंट होल ऑफ यूपी है। वाई होल ऑफ इंडिया नहीं? क्योंकि जब कभी लोकल एक्ट पढ़ते हैं तो लोकल एरिया में अप्लाई होता है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है IPC सेक्शन नंबर 42। क्योंकि IPC का सेक्शन 41 कहता है स्पेशल लॉ जो स्पेशल सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है,
और लोकल लॉ जो पर्टिकुलर इंडिया के एरिया पे अप्लाई होता है, तो ये एरिया वाइज है, इसलिए लोकल लॉ है। अगर SC/ST होता तो स्पेशल, क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। NDPS स्पेशल है ना, तो इसे पता होना चाहिए स्पेशल कौन सा है, लोकल लॉ कौन सा है। देर आता है, अब इसमें 3 डेट ध्यान रखना है। यूपी हाई जुडिशियल प्री के एग्जाम का क्वेश्चन होता है। देखो, कमेंसमेंट हुआ 18 दिसंबर 2015 में, 2006 का एक्ट है, 2012 में इसको एक्ट नंबर मिला, 6 साल बाद सिग्नेचर हुए इसके ऊपर 29 नवंबर 2012। पब्लिश की डेट हमेशा याद रहेगी, 12 दिसंबर 2012, तो इसकी पब्लिश की डेट हमेशा याद रहेगी 12 शानदार डेट है ये। और इसका कमेंसमेंट हुआ 18 दिसंबर 2015। खतरनाक एक्ट है भाई, बना 2006 में, इसको कंसेंट मिली 2012 के अंदर, पब्लिश हुआ 2012 के अंदर, कमेंसमेंट हुआ 2015। कितना टाइम लगा दिया, 9 साल लग गए। हो जाता है 11 एक्ट के अंदर, ऐसे हो जाते हैं, टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, देन आता है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जो सबका है उसका भी है, 1 2 का 4। चैप्टर 2 कहता है रेवेन्यू डिवीजन में डिवाइड कर दो, या रेवेन्यू डिवीजन में डिवाइड करते हैं, जबकि CRPC में टेरिटोरियल डिवीजन होता है सेक्शन नंबर 7 के अंदर। तो डिवीजन तो हमें सबके बनाने पड़ते हैं, चाहे सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे रेवेन्यू, तो ये काम करना ईजी रहता है। 5 to 6 फिर बोर्ड आ जाएगा। देखिए, अपने जब रेवेन्यू एक्ट की बात करते हैं, इसका सबसे हाई अथॉरिटी होता है वो बोर्ड होता है, और बोर्ड ही सारा काम देखता है, और उसके साथ सबॉर्डिनेट बहुत सारे छोटी छोटी अथॉरिटीज होती है, कोर्ट्स होते हैं। तो बोर्ड एंड रेवेन्यू ऑफिसर 7 to 19 क्या काम करेंगे, ये बाउंड्रीज डिसाइड करेंगे, बाउंड्री के मार्क्स लगाएंगे, किसका कहाँ कितना है, 20 से 28। देन यहाँ पे जो गाँव की जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स कहाँ से कहाँ तक, 29 से 42। फिर उन रिकॉर्ड का रिवीजन किया जाएगा 43 से 53 चैप्टर 6 में। तो क्या कहता है चैप्टर 1 में, तो प्रीलिमिनरी 1 2 का 4, चैप्टर 2 कहते हैं मैं रिवीजन, और मैं क्या होता है रेवेन्यू डिवीजन बताऊंगा 5 to 6। चैप्टर 3 कहता है बोर्ड और उनके ऑफिसर्स को लेके आएंगे, हर जगह आते हैं ऑफिसर्स, जैसे कि CRPC का चैप्टर नंबर 2 कहता है कि कोर्ट्स डियर ऑफिसर सब जगह मिलेंगे आपको 7 to 19। फिर बाउंड्रीज एंड बाउंड्रीज मार्क्स लगाएंगे 20 से लेके 28 तक, और फिर मेंटेन करेंगे विलेज के रिकॉर्ड्स को 29 से 42, और फिर उनका रिवीजन करेंगे 43 से 53। 10 सेक्शन है, 43 से 53। चैप्टर 7 कहता है ऑनरशिप ऑफ लैंड, भैया भूमि का मालिक कौन है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनके पास, 54 से 58। और देन आता है चैप्टर 8 मैनेजमेंट करेंगे बाय ग्राम पंचायत अदर लोकल अथॉरिटी, 59 से 73। यहाँ पर भी छोटा। अब जो आ रहा है हमारे पास टेन्योर, ये बहुत सारे सेक्शन एक साथ ले लेता है आपका 74 से 146 तक। देन चैप्टर नंबर 10 कहते हैं गवर्नमेंट लीज देंगे हम, बिल्कुल ये कहीं चैप्टर MP के लैंड रेवेन्यू में देखना, ये कहीं वहाँ पर भी मिलेगा आपको 147 से 152। फिर आता है चैप्टर 11 असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, हम लैंड रेवेन्यू कितना तय किया जाएगा उसको कैसे तय करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे 153 से 164। और 12 कहता है चलो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, सारी कहानी तो पैसों की जो यहाँ पे ली जाती है 166 से 205। हम जुडिशरी वाले, हमें एक चैप्टर रटा हुआ होना चाहिए और वो है चैप्टर 13, क्योंकि यहीं पर जुडिशरी वाले का रोल स्टार्ट होता है। जुडिक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू कोड्स 206 से 217। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पक्का क्वेश्चन मिलता है, यूपी हायर को प्री का क्वेश्चन मिलता है और लोअर को मेन का क्वेश्चन मिलता है। देन चैप्टर 14 में मिसलेनियस कर दिया इन्होंने 218 से 225 F तक। और देन पेनल्टीज, क्रिमिनल मैटर में पनिशमेंट लगता है, फाइन इम्पोज होता है, सिविल मैटर में पनिशमेंट की जगह हमेशा पेनल्टी बड़ी यूज किया जाता है। तो आता है 226 से 229 और 16 कहता है रिपील्स एंड सेविंग्स की बात करता है 230 से लेके 234 तक। तो छोटा सा एक्ट है, जो भी स्टूडेंट गांव में रहा है, जिसने गांव की जिंदगी को जिया है, फिर शहर में पढ़ना आया, उसको इस एक्ट के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन जो स्टूडेंट शुरू से ना जन्म से लेके अब तक अगर वो शहर में रहा है तो थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, बट समझ जाएगा। लेकिन गांव वाले कहे तो ये चुटकियों का है, क्योंकि रोज ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखते रहते हैं। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट जब पढ़ने बैठो तो सबसे पहले इसका चैप्टराइजेशन करो, उस चैप्टराइजेशन में देखो कि प्रीलिमिनरी आया, फिर रेवेन्यू डिवीज़न हुआ, फिर बोर्ड ऑफिसर आए, फिर उन्होंने बाउंड्री डिसाइड की, फिर रिकॉर्ड बनाए, फिर रिकॉर्ड को रिवाइज किया, फिर लैंड देखिए उनके ऑनर्स को ढूंढ के क्या प्रॉपर्टी है, फिर उसका मैनेजमेंट करवाया, किन से ऑफिसर्स करेंगे, फिर टेन्योर देखेंगे किसका कितना है, फिर गवर्नमेंट लीज, जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को उसको लीज पे दे सकते हैं कि नहीं, ऐसे तो लीज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ते हैं हम,
वो बाई पार्टीज होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट दे रहा है, देन आता है लैंड रेवेन्यू कितना होगा, जो लीज पर आप देंगे उसमें कितने पैसे लेने होंगे। फिर आता है रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा, कौन सा ऑफिसर लेने जाएगा, किस वे में होगा, कैश में होगा, चेक में होगा, स्टेम में होगा, कैसे दिया जाएगा। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करते हो तो आपके प्रोसीडिंग कौन से जुरिस्डिक्शन में की जाएगी, कौन से कोर्ट में जाना है, सिविल कोर्ट में जाना है, रेवेन्यू कोर्ट में जाना है। उसके बाद मिसलेनियस सबका होता है, इसका भी खत्म होता है। फिर पेनल्टीज कितनी होगी, कितने होंगी, 2 टाइम होगी, 3 टाइम होगी, 10,000 होगी, 5,000 कितनी होगी। और देन कहते हैं क्या क्या रिपील हो गया है, इससे पहले भी तो कुछ होगा, और किस किस सेविंग के कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक वैसे ही सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस यूपी के हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी दोनों के बैचेज चलाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है लोकल एक्ट्स भी चलता है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जूम ऐप पर लाइव क्लासेस चलते हैं, इवन दो ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई। आप लोग राजस्थान जोधपुर आकर भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब पे सभी जगह आपके नंबर मिल जाएंगे। फिर भी एक बार मैं आपको मेरा नंबर दे देती हूँ, 9950574460। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करके अपनी जो क्वारी वो डाल सकते हैं, तो आपको उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। आज के लिए